गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेश पुरोहित, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 18/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 70+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो हम आज का टारगेट रखते हैं यह 80+ हो जाएंगे। आप सभी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोज आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं पहले प्रश्न पर। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? छप्पन का मैदान कहलाती है। बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा छप्पन का मैदान। छप्पन का पर्वत तथा नाकोड़ा पर्वत यह इसका राइट आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व सी, क्योंकि बाड़मेर में स्थित है छप्पन की पहाड़ियाँ व नाकोड़ा पर्वत। और छप्पन का मैदान हमारा कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताओ। अब नाम आया सिवाना, आप कहो तो सिवाना दुर्ग रिवीजन करवा दूं। अगर रिवीजन में जानकारी अच्छी लगती है एक लाइक ज़रूर करना। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपका सिवाना दुर्ग पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। सिवाना दुर्ग यह बाड़मेर जिले में स्थित है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है यह? तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है, छप्पन की पहाड़ियों में ही आती है। तथा यह श्रेणी किस में आ जाएगी? जब ये पहाड़ी पर बना हुआ है तो इसकी श्रेणी आएगी गिरिदुर्ग, और इसके आसपास बहुत सारा घना जंगल है, इसलिए यह एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। बहुत सारे दुर्ग ऐसे हैं जो एक से अधिक श्रेणियों में आते हैं। कोई दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है तथा नदियों के संगम पर भी बना हुआ है, तो उस दुर्ग की श्रेणी कौन सी आ जाएगी? गिरिदुर्ग व जल दुर्ग। इसी प्रकार बहुत सारे दुर्ग ऐसे बने हुए हैं जो पर्वतों पर हैं और जंगलों से घिरे हुए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। दुर्गों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपकी पूरी श्रेणियाँ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद शिवाना दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी वाले तथा राजस्थान पुलिस वाले इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप नोट करना चाहते हो तो कहीं पर नोट कर लो ताकि आप इसे पढ़ते रहो और यह आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। पहला इसका नाम है जालोर की कुंजी कहा जाता है इस दुर्ग को, तथा मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। तथा इस दुर्ग का नाम 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और नाम बदल कर क्या रखा था? खिजराबाद, है ना? नहीं नहीं गुरुजी, खिजराबाद तो किसी और का नाम है। चलो बताओ खिजराबाद किसका नाम है? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। खिजराबाद किसका नाम रखा, कब रखा, तथा किसने आक्रमण किया था और उसका सामना किसने किया था? जितनी भी चीज़ें पता है लिखते चलिए। इसका नाम रखा गया था खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे 3-4 दुर्ग ऐसे हैं जिनका नाम बदल दिया था। पहला चित्तौड़ का दुर्ग, नाम बदल कर क्या रखा? कमेंट करो। फिर सिवाना का दुर्ग, इसका नाम रखा इसने खेराबाद। तथा इसके बाद यह जालोर के दुर्ग का भी नाम बदल देगा। बताओ जालोर के दुर्ग का नाम क्या रखा? अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो शाम की वीडियो का इंतजार करिए, मैं उसमें जालोर से संबंधित जानकारी आप लोगों को दूंगा। आगे इस दुर्ग में 2 शाखा हुए हैं। 2 शाखा, शाखा कब पूर्ण होता है? केसरिया हुआ होना चाहिए और जौहर भी हुआ होना चाहिए। अर्धशाखी के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है, मैंने शासक का नाम भी बताया था तथा सन भी बताया था। कमेंट करके बताओ आपको 1550, 1555, 1556, 1560, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप कमेंट करके बताओ। 2 शाखे कब कब हुए? पहला शाखा हुआ 1308 में, जब इसके शासक थे सांतल देव। किसके विरुद्ध किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किया गया। क्यों किया गया इसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ, लेकिन दूसरा शाखा सुन लीजिए। यह हुआ था 1578 में, जब यहाँ के शासक थे कल्ला राय मलोत। और कल्ला राय मलोत से आपको क्या याद रखना है? कल्ला राय मलोत वह राजस्थान के एकमात्र शासक हैं जिसने जीवित रहते हुए अपने मरसिये लिखवाए। बीएसटीसी वाले इस शब्द को नोट कर लीजिए, मरसिये। मरसिये मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या किसी भी शासक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी याद में लिखाए गए अच्छे दोहे, उन्हें मरसिये कहा जाता है। जिन्हें आप अच्छे दोहे कह सकते हो या अच्छे वाक्य कह सकते हो, इन्हें मरसिये कहते हैं। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है लिखने के लिए, इसीलिए मैं आपको अधिकतर चीज़ें बोलकर बता रहा हूँ और मैंने बोलने की स्पीड कम रखी है ताकि आप इसे नोट करते चलिए। बात कर रहे हैं इसका पहला शाखा 1308 में। इसका शाखा कब हुआ, क्यों हुआ? तो आप सभी ने नाम सुना होगा जालोर के कानड़ देव चौहान, उनका बेटा था बीरम देव। बीरम देव फिरोजा दोनों का मैटर पता है आप लोगों को? मिस कॉल देते थे एक दूसरे को, फ़ोन पे बातें करते थे पूरा दिन पूरी रात। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी बीरम देव से बात करता है कि चल भाई हम तेरी शादी करवा देते हैं, लेकिन 2-3 शर्तें तुझे माननी पड़ेगी। तो कौन कौन सी शर्तें रखी गई? पहली शर्त रखी गई कि तुझे हमारे दरबार में ही रहना पड़ेगा। तो बीरम देव ने कहा अभी क्या कर रहा हूँ, अभी भी आपके दरबार में ही हूँ, चलो मान ली ये वाली शर्त। फिर उसने कहा कि तुझे राजपूत धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। तो यह बात हमारे वीरम देव को नहीं जची और वो उसी दिन उसी क्षण वहाँ से फरार हो गया।
कहाँ पर आ गया? वो आया अपने घर वापिस जालोर में। अब जालोर में जैसे ही वो पहुंचा, अगले दिन फिरोजा को वह दिल्ली में दिखाई नहीं दिया, कहीं पर दिखाई नहीं दिया। पूरा दरबार देख लिया फिरोजा ने, ना वो फिरोजा को दिखे, ना कोई उसको मैसेज किया, ना कोई उसको मिस कॉल किया, कुछ भी नहीं, बिना बताए भाग कर आ गया। वहाँ पर हो गया फिरोजा का खाना पीना बंद। अब इन्हीं कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बेटी तू परेशान मत हो, तेरे लिए हम बीरमदेव को वापस बुलाएंगे। तो बीरमदेव को वापस बुलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से जालोर पर किसको भेजा? क्वेश्चन बन सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमाल उद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी गई कि जाओ और आप बीरमदेव को वापस लेके आओ। अब कमालुद्दीन गुर्ग के लिए ये कहा जाता है कि कमालुद्दीन गुर्ग भी फिरोजा से प्यार करता था। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो मन में एक वाक्य कह रहा था कि भाई बरसों जिसका किया इंतज़ार, उसको किसी और के हाथ में कैसे दे दूँ मेरे यार। तो उसको जाना था जालोर और वो पहुँच जाता है सिवाना बाड़मेर। इसी कारण वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध होता है। ये थी छोटी सी कहानी, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको फिर किसी और दिन समझा दूंगा, लेकिन बस आप याद रखिए 1308 और 1578। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। थार मरुस्थल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा एक और है, तो वो है हमारा गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। इन चारों राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। सर्वाधिक हमारे राजस्थान में फैला हुआ है, उसके बाद नंबर आता है गुजरात का, उसके बाद नंबर आता है पंजाब का, और उसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर, इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। राजस्थान में ये कितना फैला हुआ है? 61% तक फैला हुआ है, 61.11। लेकिन यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला कि यह 67% तक के भाग में फैल चुका है। अब नाम आया यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है? हमारे झालावाड़ में, है ना? बताओ पेरिस कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ पेरिस कहाँ पर है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे शेयर करते रहिए। आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम बहुत ही जल्द 100 सब्सक्राइबर को पार कर देंगे। निम्न में से किस जिले में अरावली की पहाड़ियाँ का विस्तार नहीं है? अब अरावली की पहाड़ियाँ कितने जिलों में हैं? मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। यह 13 जिलों में है राजस्थान के। तथा मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में है? मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में है। जब आपको पढ़ाया जाता है तब कहा जाता है कि मरुस्थल राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। और आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान में 13 जिले आते हैं। कितने? 13 जिले आते हैं। तब मन में एक प्रश्न आ जाना चाहिए कि फिर वो एक कौन सा जिला है जो मरुस्थल में ना आते हुए किसी और अन्य भाग में आता है? तब यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिरोही जिला, यह पश्चिम का एकमात्र ऐसा जिला है जो मरुस्थल में ना आते हुए अरावली की पहाड़ियों में आता है। बाकी 12 के 12 जिले जो है हमारे मरुस्थल में आते हैं। बात कर रहे थे अरावली के 13 जिले, तो उदयपुर में तो अरावली है, बिल्कुल है भाई। जालौर में अरावली है, नहीं है? कमेंट करके जल्दी बताओ। सिरोही में भी बिल्कुल है, और अलवर में भी है या नहीं है? जल्दी कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जालौर में ये नहीं है। अब ये 13 जिलों में है, तो वो 13 जिले कौन कौन से हैं बहुत अच्छे से समझाए थे, फिर से समझा रहा हूँ। लेकिन अरावली को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग अगर चाहते हो तो अरावली की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लेना। फिर आपको अरावली से संबंधित कोई भी जानकारी कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी कुल लंबाई कितनी है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में इसका 80% भाग फैला हुआ है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तथा कितने किलोमीटर है और पूर्ण कितने किलोमीटर है, ये आप कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों के नोट्स नहीं बने हैं तो मेरी एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं आपको 13 जिले समझा देता हूँ। 13 जिले कौन कौन से हैं, किस प्रकार से याद रखने हैं। आप सभी ने सुना होगा कि अरावली सिरोही से चालू होती है और हमारे झुंझुनू से होती हुई दिल्ली की तरफ चली जाती है। तो इसके 13 जिले किस प्रकार से याद करने हैं, थोड़ा हम उल्टे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे ये झुंझुनू से ख़त्म होती है तो झुंझुनू से सीकर, सीकर से अलवर, अलवर से जयपुर। ये पहला 4 सेट आपको याद रखना है। फिर जयपुर के बाद आपको याद रखना है अजमेर। अजमेर के ऊपर क्या स्थित है? नागौर। और अजमेर से नीचे क्या स्थित है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के नीचे क्या स्थित है? चित्तौड़। ये दूसरा 4 सेट आपको याद रखना है, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। भीलवाड़ा के बाद ये चली जाएगी डूंगरपुर, डूंगरपुर से ये चली जाएगी उदयपुर, उदयपुर के बाद ये फैली हुई है राजसमंद, और राजसमंद से ये सिरोही। लेकिन आपको बीच में एक नाम और याद रखना है, यहाँ पर आता है हमारा पाली। पाली से हमें क्या याद रखना है? पाली हमारा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसको सर्वाधिक हमारे जिलों की सीमा स्पर्श करती है।
कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो पाली को 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। और 8 से आपको क्या याद रखना है? हमारे राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो न किसी राज्य के साथ न किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। इस प्रकार से आप चीज़ों को लिंक करिए, चीज़ों को याद करिए। अब आपको जब ये 13 जिले याद हो जाएंगे तो यहाँ पे जालोर को छोड़कर और कुछ भी रहने दो ना, बांसवाड़ा भी रहेगा तो भी आप टिक कर दोगे कि बांसवाड़ा में नहीं है। इस प्रकार से अपनी 13 के 13 जिलों को याद करिए। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा तरीका है याद करने का तो उस प्रकार से याद कर लो। मैंने आपको ड्राइंग के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। अगर तरीका अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से राज्य का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? अब कर्क रेखा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? 2। और कर्क रेखा कौन सी गुजरती है? 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा गुजरती है। यह राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन सा जिला? उदयपुर से गुजरती है ना? बताओ कौन से जिले से गुजरती है? यह डूंगरपुर से गुजरती है। डूंगरपुर के अलावा यह बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर का तो सिर्फ थोड़ा ही भाग कवर करती है, लेकिन बांसवाड़ा के यह मध्य से होती हुई निकलती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, बांसवाड़ा की ये मध्य से निकलती है। इसीलिए सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? तो बांसवाड़ा पर पड़ती है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो बांसवाड़ा से सबसे दूर कौन सा हो गया? गंगानगर। इसीलिए गंगानगर में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे पहली किरण किस जिले पे पड़ती है? तो यह पूर्वी वाला जिला धौलपुर। इस प्रकार से आपको सूर्य से संबंधित 2-3 प्रश्न याद रखने होते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को इन प्रश्नों से रूबरू करवाया था, ताकि इन प्रश्नों को आपको याद रखना है और इनको बस रिवीजन करते चलना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मालवा के पठार से लगा हुआ राजस्थान का भौतिक भाग। अब मालवा का पठार, कुंभा याद आया आपको? मालवा में एक युद्ध हुआ था राणा कुंभा के समय में। 1437 में एक युद्ध किया गया। इसी युद्ध के विजय के उपरांत उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। 1437 में कौन सा युद्ध हुआ? कमेंट करके बताओ। कुंभा व किसके मध्य हुआ ये भी कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी का पठारी भाग जो हमारे मालवा के पठार से लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को स्पर्श नहीं करता? ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो, क्योंकि अब तक आप लोगों ने बस यही चीज़ याद कर रखी है कि पाकिस्तान के साथ हमारे 4 जिले लगते हैं। कौन से जिले लगते हैं, किस प्रकार लगते हैं, कितनी सीमा लगती है, क्या क्या आपको सब रटा हुआ है, सब याद है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन प्रश्न अगर इस प्रकार का पूछ लिया ना तो वहीं पे एक नंबर गलत हो जाएगा। पाकिस्तान के हमारे साथ कितने ज़िले लगे हुए हैं? जैसे हमारे तो 4 लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के कितने लगे हुए हैं? पाकिस्तान के टोटल 9 ज़िले ऐसे हैं जो हमारे 4 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं आज ध्यानपूर्वक सुन लो तथा इन्हें लिख भी लो अपने पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कराची। कराची जो है हमारे पश्चिमी सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो फिर कौन कौन से हैं? अब इन 9 जिलों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग पंजाब प्रांत वाला तथा दूसरा भाग सिंध प्रांत वाला। अब पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं और सिंध प्रांत के 5 जिले लगते हैं। तो उन सभी को किस प्रकार से याद करना है? पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो बहावलपुर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दूसरा लगता है बहावल नगर। और तीसरा लगता है रहीम यार खान, जो यहाँ पर नाम लिखा है, आप देख लेना इसे भी एक बार। रहीम यार खान यह पंजाब प्रांत के जिला है। तथा सिंध प्रांत के 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला गोटकी, दूसरा सुक्कुर, तीसरा खेरपुर, चौथा है संघर और 5वां व अंतिम जिला है उमरकोट। यह हमारे राजस्थान के साथ लगने वाले 9 जिले जो पाकिस्तान के लगते हैं। और हमारे तो आप लोगों को याद हो ही गए होंगे। अगर मेरी वीडियो आप रोज़ देख रहे होंगे तो अब तक तो आपको वो सारी चीज़ें याद हो गई होगी। पाकिस्तान के साथ हमारी लगने वाली सीमा 1070 किलोमीटर। इसमें हमारे 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। सबसे कम किसकी लगती है? बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। इसके अलावा जो बचे हुए 2 हैं, एक की लगती है 228 और एक की लगती है 210। इन दोनों के आप नाम मुझे कमेंट करके बताओगे। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो एक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यह प्रश्न अभी तक बहुत कम बच्चों ने देखा होगा, ताकि BSTC वाले जो नए नए आए हैं ना तैयारी करने के लिए, उनको इन प्रश्नों से रूबरू होने दो। आप अपने दोस्तों में शेयर करो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ लगती है?
मैंने मेरी सीमाओं की जब वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि हमारे कितने ज़िले कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तथा जब मैंने आपको मैप बताया था उसमें भी मैंने अच्छे से समझाया है। अगर उन दोनों वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए ताकि आपको वहाँ पर डिटेल में जानकारी पता हो जाए। अभी मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि लगभग ये 12 से 13 मिनट की वीडियो पहले ही हो चुकी है। अगर मैं वो पूरा समझाने लग गया तो 13 से 14 मिनट और चले जाएंगे। इसीलिए मैं बस इस प्रश्न का राइट आंसर बताता हूँ। 23 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं, जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अगर यही प्रश्न ऐसा आ जाता, इसमें राज्य अगर हट जाता और सिर्फ आपसे ऐसा पूछता कि वह जिले कौन से हैं जो सीमा पर स्थित हैं, तब हमारा आंसर आता 25 जिले, क्योंकि 23 जिले तो हैं राज्य के साथ सीमा लगने वाले और 4 जिले ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान देश के साथ लगने वाले हैं। अब 23 और 4 देखकर आपके मन में प्रश्न आया होगा कि इनको अगर जोड़े तो ये 27 होता है। तब गुरुजी आपने 27 क्यों नहीं बताया? तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी है और अंतर्राज्य पर भी हैं। वह 2 जिले कौन कौन से? एक है गंगानगर और दूसरा है बाड़मेर। यह दोनों जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी है और अंतर्राज्य पर भी हैं। इससे रिलेटेड मैं फिर से आपका कभी रिवीजन करवा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान को 7 कमिश्नरी, ये संभाग है, ठीक है, थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ, संभाग भागों में विभाजित किया गया। अब आपको राजस्थान के 7 संभागों के नाम याद रखने हैं। कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम जल्दी जल्दी में होते हैं एग्जाम में, मानता हूँ एग्जाम का प्रेशर होता है, लेकिन उसमें हमें गलती नहीं करनी है। प्रश्नों के ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें पढ़ो, जयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है, कोटा संभाग है, अलवर संभाग है क्या कोई अलवर संभाग? नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। जयपुर संभाग है, भरतपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, फिर से अलवर नाम आ गया, मतलब अलवर संभाग, ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखो इसमें कौन सा नाम आया, जयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, उदयपुर संभाग भी है, बीकानेर संभाग है, भीलवाड़ा संभाग है क्या? कोई संभाग बना क्या भीलवाड़ा का? बिल्कुल भी नहीं, भीलवाड़ा संभाग भी नहीं बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग। ये 5 नाम तो आपको याद रखने ही हैं, जो सबसे पहले बना दिए गए थे। फिर इनके बाद क्या हुआ था? संभागीय व्यवस्था को बंद करवा दिया गया था। कब बंद करवाया गया? कमेंट करके बताओ। तथा कुछ समय के बाद संभागीय व्यवस्था को बाद में वापस चालू किया गया हरिदेव सरकार के द्वारा। तब उसके बाद अजमेर संभाग बना। कब बना? कमेंट करके बताओ। चलो मैं दिनांक बता देता हूँ, 15 जनवरी। आप मुझे सन बताओगे कि सन में बना। और भरतपुर और जोधपुर संभाग यह भी बना हुआ है। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा? भरतपुर संभाग 2006 में बनाया गया, जब हमारी मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी। और गवर्नर कौन थी हमारी? उस टाइम हमारी गवर्नर थी प्रतिभाताई पाटिल। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो भौतिक भाग कितने हैं राजस्थान के? 5 भागों में इसे बांटा गया है। बिल्कुल गलत, इसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग? मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखे हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, फिर मध्य में हमारे क्या आती है? अरावली, फिर पूर्वी का मैदान तथा दक्षिणी का पठार। अब इनको मैंने एक ही चार्ट पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। इनका क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या, इनकी जलवायु तथा यह कितने जिलों में फैले हुए हैं, ये सभी की मैंने एक चार्ट बनाकर दिया है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। जैसे हमारा मरुस्थल फैला है 12 जिलों में, अरावली फैला है 13 जिलों में, पूर्वी का मैदान फैला हुआ है 10 जिलों में और दक्षिण का पठार फैला हुआ है हमारे 7 जिलों में। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें मैंने एक ही चार्ट पर समझाई है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया गया? यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि राजपूताना नाम किसने दिया, राजस्थान नाम किसने दिया, राजस्थान को राजस्थान सर्वप्रथम किसने कहा, तथा राजस्थान को कितने वर्ष हो गए यह नाम अपनाए हुए। ऐसे प्रश्न अब पूछे भी जाते हैं तथा पूछे जाने की संभावना भी बहुत बढ़ गई है। जैसे इसका आपको याद रखना है, राजपूताना नाम सर्वप्रथम किसने दिया था हमें? तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन 1805 में नहीं, हड़बड़ी मत करो, थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन भी पढ़ो। 1805 में तो विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा को लिखा था, जिसमें इसने लिखित रूप में दिया गया। आपसे सर्वप्रथम पूछा है, जॉर्ज थॉमस ने ही दिया, बिल्कुल राइट, लेकिन ये 1800 ईस्वी में दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा सब्र रखिए, पेपर में भी ऐसी ही गलतियाँ होती है।
हम होते हैं एग्ज़ाम प्रेशर में, हमें अगला क्वेश्चन करना होता है, दिमाग में होता है कि सिर्फ 30 सेकंड ही मिलते हैं एक प्रश्न के लिए, तो 30 सेकंड में हम गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा माइंड को शार्प रखिए और ऑप्शन को भी एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तथा कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में राजस्थान को 3 नाम दिए। पहला नाम राजवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का शासक था। दूसरा नाम दिया गया रायवंश, तथा इन्होंने तीसरा नाम दिया गया राजस्थान। अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। और कब दिया? 1829 में दिया गया। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म कब हुआ? बताओ मुझे। 1782, 1788, 1789 तथा 1780। 4 ऑप्शन मैंने दे दिए गए हैं। अगर इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो खेती से संबंधित मेरी कल की वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको मृदा पढ़ाई थी, कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। तथा उस क्षेत्र में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई थी। उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। बस 10 मिनट की वीडियो है, वहाँ से आपका बहुत अच्छी नोट्स बन जाएगी। अगर आपको उस नोट्स का PDF चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहाँ पर उसे डाल रखा है। आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने तरीके से उसे पढ़ना स्टार्ट करिए। अरावली में मक्के की फसल सर्वाधिक उगाई जाती है। इसके अलावा ये सारी फसलें अलग अलग जगहों पर होती है। जवार तो कहाँ होती है हमारी? गेहूँ सर्वाधिक कहाँ होता है? भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर, मैंने आप लोगों को लिखवाया था। तथा यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से उस वीडियो में बता रखा है। वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पास बने हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तब आप इसे अपने 5 दोस्तों में तथा अपने 3 ग्रुप में शेयर करिए, जिससे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तथा आपका जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क होगा आप वहां पर इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।